मॉर्निंग, कैसे हो सब लोग। देखो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन 65 आपके सामने है। क्या कह रहा है, एन का वह न्यूनतम मान जिसके लिए 1 प्लस 3 प्लस 3 का स्क्वायर 3 की पावर एन में 2000 से ज्यादा न हो। दो फटाफट देखो। चलो बताओ, देखो ध्यान दो, फटाफट बताओ। अब ठीक है ना, सब साउंड वाउंड एकदम सही है, ऑल आर क्लियर। एक बार चेक कर लो सब लोग, साउंड वाउंड सब सब सही है ना। आगे चलो बताओ, क्वेश्चन का आंसर दो, साउंड वाला छोड़ दो। देखो एन टर्म्स का हमें समझिए तो एस एन इज इक्वल टू होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। और ये कह रहा है ये 2000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2000 से 2000 से कम रहना चाहिए। तो ए की वैल्यू 1 पुट कर दो इंटू आर की वैल्यू कितनी चली, आर की वैल्यू 3 है क्या, तो 3 रख देंगे, 3 की पावर एन माइनस वन अपॉन 3 माइनस वन बनेगा 2 जो लेस देन होना चाहिए 2000 से। उधर ले जाए तो बन जाएगा 3 की पावर एन माइनस वन लेस देन होना चाहिए 4000 से। तो 3 की पावर एन लेस देन होना चाहिए 1, इधर ऐड कर दें तो 4001 से। एन की ऐसी वैल्यू जो 4001 से कम हो, तो ध्यान दो दोस्तों, ये बात कहीं आपको याद हो, ठीक है, नहीं याद हो तो याद कर लो। आपको मैं क्लास में बहुत बार बता भी चुका हूं कि आपको 3 की और 2 की पावर कम से कम जो है 10 तक आपको याद होना चाहिए। तो ध्यान दो, देखो 3 की पावर 1 की बात करोगे 3 होता है, 3 की पावर 2 बात करोगे, हमें वो रखना है जो लास्ट 4000 से कम हो। 3 की पावर 2 जो होता है 9 होता है, 3 की पावर 3 होता है 27, 3 की पावर 4 होता है 81, 3 की पावर 5 होता है 243, 3 की पावर 6 होता है 729, 3 की पावर 8 होता है, तो 3 से इंटू कर दो, 7 21, 872187, और 3 की पावर 7, 3 की पावर 7 और 3 की पावर 8 होगा 6561। तो हमें क्या चाहिए, ध्यान दो, देखो ये तो ज्यादा चला गया ना, ये 4000 से ज्यादा चला गया, इसको नहीं लेंगे, इसका 3 की पावर 7, तो n बराबर आप यूज लेंगे 7, क्योंकि 8 लेने पर इससे ज्यादा जा रहा है, तो आपका आंसर होगा, बोलो सी। चलो बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66। चलो बताओ। चलो देखो ध्यान दो, क्या कहा है, 5 20 80 5 20 80 में 5 1 2 0 कितने पद होंगे। तो कौन सा टर्म है ये निकालना है। तो टीएन बराबर आप जानते हो होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। टीएन है 5 1 2 0, तो 5 1 2 0 इक्वल टू हो जाएगा ए है 5 इंटू आर, कितना बोलो, किससे गुणा हो रहा है, 4 से गुणा हो रहा है, तो 4 की पावर एन माइनस वन। 5 से इसको कैंसिल आउट कर दो तो बन जाएगा 1024 इज इक्वल टू 4 की पावर एन माइनस वन। तो ये बन जाएगा 4 की पावर 5 होता है, 1024 क्या होता है, 4 की पावर 5 होता है, इज इक्वल टू 4 की पावर एन माइनस वन। तो एन की वैल्यू यहाँ से एन माइनस वन की वैल्यू इज इक्वल टू 5, तो एन इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 6। जिन स्टूडेंट्स को याद है, ठीक है, नहीं याद है याद कर लो। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है। ये याद होना चाहिए दोस्तों। 2 की पावर 6 64 होता है, 2 की पावर 7 128 होता है, 2 की पावर 8 256 होता है 256, 2 की पावर 9 512 512 होता है, और 2 की पावर 10 1024 होता है। ठीक है, तो 4 की पावर लिखना है तो इसको 4 की पावर 5 लिख सकते हो 1024। तो कुछ ये 4 1024, तो 1024 2 की पावर 10 होगी, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 5, तो n - 1 इज इक्वल टू 5, तो n इज इक्वल टू क्या होगा। चलो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 67। क्या है, 16842 का 1/16 जो है वो कौन सा टर्म होगा। एसएससी सीएचएसएल 2019 का क्या होगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता दोस्तों। सती 65 को क्या करना है, क्वेश्चन को मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम कर लेना, क्या प्रॉब्लम है, हमें एन की वैल्यू निकालनी है कि 2000 से ज्यादा नहीं हो, वो देखना बस।
चलो देखो दोस्तों ध्यान दो, लिखेंगे हमें टी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, ये तो लिखना है। टी एन कितना है 1/16 है, ए कितना है 16 है इंटू आर, आर ध्यान दो देखो आधा होता जा रहा है क्या 1/2 होता जा रहा है, और 1/2 की पावर लेंगे n माइनस वन, इसको यदि सोल्व करते हैं तो आपका बन जाएगा 1/256, 1/256 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n माइनस वन, और 1/256 को अभी आपने पढ़ा था 2 की पावर 8 लिख सकते हैं, तो ध्यान दो बेस यदि सेम है तो पावर भी सेम होंगी, इसलिए n माइनस वन इज इक्वल टू आ जाएगा 8, तो n इज इक्वल टू क्या है, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट देखो ध्यान दो, और एक स्टूडेंट एक ही बार कमेंट करो एक क्वेश्चन का आंसर ताकि सही रहे। पहले 68 देखो, चलो बताओ फटाफट, 1 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस 2 की पावर n माइनस वन बराबर 255 है, तो n का मान ज्ञात करें। हाँ यदि सीएचएस आगे शिफ्ट होता है तो सारे एग्जाम शिफ्ट होंगे, सबसे पहले सीएचएस को करवाया जाएगा। चलो दोस्तों देखो क्या करेंगे, हमें सम करना है, और सम यदि करना है, और यदि हम बात करें 1 की, तो 1 को क्या मैं 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ, 2 को क्या 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 है ये, और लास्ट टर्म है 2 की पावर n माइनस वन, तो ध्यान दो 0 से n माइनस वन तक कितनी टर्म्स हो जाएंगी, n हो जाएंगी क्या, कुछ नहीं, केस 1 को समझना था, 1 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 0, तो n माइनस वन टर्म वो है, एक टर्म ये है, तो टोटल टर्म्स कितनी होगी n, तो n टर्म्स का सम का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू क्या होता है, a है 1 इंटू a इंटू r की पावर, r कितना है 2 की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, तो 2 माइनस वन इज इक्वल टू देखा है 255, देखो ये 1 बन गया, ये 1 गया, 1 1 तो छोड़ दो, तो 2 की पावर n इज इक्वल टू 256, और 256 2 की पावर कितना होता है बोलो 8 होता है क्या, तो n इज इक्वल टू आपका आंसर हो जाएगा 8। समझ पा रहे हो बात को, कर पाए हो क्या, यहाँ जो थोड़ा सा ध्यान देना था सभी स्टूडेंट्स ध्यान दे लो एक बार, यहाँ जो मैं बताना चाह रहा हूँ 1 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 0, और यहाँ से 1 से लेकर n माइनस वन टर्म्स हैं, n माइनस वन टर्म में एक टर्म को ऐड करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएंगी n, और Sn का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए a इंटू r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन होता है, तो हम यहाँ लगा देंगे a हो गया 1, ठीक है, r की पावर n माइनस वन सोल्व कर लो, n की वैल्यू क्या आ रही है, तो n की वैल्यू 8 आ रही है। क्वेश्चन नंबर 69 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्या तीन नॉन जीरो संख्याएं ए बी सी समांतर श्रेणी में है, ए बी और सी एपी में है, ए बी और सी एपी में है, ये कहा है, ए को एक बढ़ा दें, ए को एक बढ़ाते हैं तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, और ये बी और सी हो जाएंगे, या देखो सी को दो बढ़ा दें, सी को दो बढ़ाएं तो ये ए होगा, ये बी होगा, सी को दो बढ़ाएं तो सी प्लस 2 हो जाएगा, तो परिणाम जो है जीपी में, ये फिर जीपी में हो जाता है उस केस में, तो बताओ बी का मान कितना है। विकास ये जो बैच है, इस बैच के बारे में आपको दिमाग में बिठा लो, चाहे एसएससी सीजीएल दे रहे हो, एसएससी सीएचएसएल दे रहे हो, एसएससी सीपीओ दे रहे हो, एसएससी मेंस दे रहे हो, कोई भी एग्जाम आज के बाद ये बैच कंप्लीट होने के बाद जब आप देंगे तो आपका सिलेबस में कुछ भी नहीं बचेगा, चाहे वो सीडीएस हो चाहे एनडीए हो, कहीं भी मैथ्स के ये टॉपिक जो यहाँ पढ़ रहे हैं, ये करने के बाद आप कोई भी यदि एसएससी नहीं, रेलवे नहीं, कोई भी एग्जाम ये टॉपिक्स आएंगे, इनसे रिलेटेड कुछ भी हम नहीं छोड़ने वाले हैं, इसलिए कोई भी एग्जाम, जितने भी एग्जाम्स में ये टॉपिक सिलेबस में, उन सब एग्जाम्स के लिए बैच बेनिफिशियल है, और स्पेशली इस बैच का टारगेट जो हमारा है वो एसएससी मेंस है 2019 कि वहां कौन कौन से क्वेश्चंस बेसिक से यदि आए तो इजी कैसे आएगा, हार्ड कैसे आएगा, उन क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। करो फटाफट करो, तो दोस्तों मेरी बात समझो, बोर्ड पर ध्यान दो, देखो पहला पॉइंट यदि मैं आपको कहूं, ये तीनों यदि जीपे में है, इसका मतलब इन दोनों का सम बाय 2b होगा क्या, यानी 2b इज इक्वल टू a प्लस c होगा क्या, अर्थमेटिक मीन क्या होगा, बीच वाली टर्म इन दोनों के सम का आधा होगा, तो ये बीच वाली टर्म इन दोनों के सम का आधा होगा, तो 2b बराबर होगा a प्लस c, और ध्यान दो ये जीपी में है तो बीच वाली टर्म का स्क्वायर, बीच वाली टर्म का स्क्वायर जो है, यदि ये जीपी में है तो बीच वाली जो टर्म है उसका स्क्वायर इन दोनों के गुणा के बराबर होगा, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस वन इंटू c, और यहाँ से भी b स्क्वायर करते हो तो आपका हो जाएगा c इंटू सॉरी a इंटू c प्लस 2, इन दोनों को सोल्व कर देखो, इनको सोल्व करते हैं बनेगा ac प्लस c इज इक्वल टू ac प्लस 2a, ac से ac कैंसिल हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू 2a आ गया, और c इज इक्वल टू 2a इक्वेशन 1 में यदि मैं पुट कर देता हूं, c इज इक्वल टू 2a इक्वेशन 1 में यदि पुट कर देता हूं, तो बताओ 2b इज इक्वल टू 3c, इसका मतलब b इज इक्वल टू 3a सॉरी, तो b इज इक्वल टू 3a बाय 2 होगा क्या, बोलो क्या किया, ध्यान दो देखो पहली बात तीन टर्म्स हैं, जैसे यदि एपी की तीन टर्म्स आपके पास 3 4 5 हैं, तो क्या इस टर्म का डबल इन दोनों के सम के बराबर होता है, तो हमने पहला तो ये लिखा, दूसरा मैंने यदि कहा 3 दूनी 6 6 दूनी 12, यदि ये एपी में जीपी में एपी में है तो बीच वाली टर्म्स का डबल, बीच वाली टर्म का डबल दोनों के सम के बराबर, और तीनों टर्म जीपी में है तो बीच वाली टर्म का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, क्या इन दोनों के गुणा के बराबर होता है, हाँ, तो ये मैंने लिखा, यहाँ से मेरे पास c बराबर 2a आ गया, और c बराबर 2a मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, अब ध्यान दो इस इक्वेशन में b की वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू पुट करोगे बनेगा 9a स्क्वायर बाय 4, 9a स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू a प्लस 1
a प्लस 1 इंटू सी की वैल्यू क्या रखोगे, सी की वैल्यू 2 पुट कर दो, सोल्व कर लो, बन जाएगा 9a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, तो इसको जब हम सोल्व कर रहे हैं दोस्तों, तो ध्यान दो a सब जगह से उठ जाएगा, और a सब जगह से जब उठ जाएगा तो हम यदि बात करें यहां से हमारे पास a इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इधर आता है, तो 1/4 इंटू 2 तो बन जाएगा 8। क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 8, a इज इक्वल टू 8 इसमें पुट कर दो तो बन जाएगा 8 24/2 और 24/2 तो आंसर आ जाएगा 12, और आंसर 12 है जो ऑप्शन है सी। करो नोट करो, समझ गए होंगे फटाफट। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं, आप लोग नोट्स बाद में बनाते रहना। यदि ये तीन टर्म्स एपी में है तो बीच वाली टर्म का डबल, बाकी दोनों टर्म के सम के बराबर। ए में एक जोड़ने पर ये जीपी में हो जाते हैं, सी में या सी में दो जोड़ने पर ये जीपी में हो जाते हैं। तो यदि ये जीपी है तो बी स्क्वायर इन दोनों का गुणा, यदि ये जीपी है तो इन दोनों का गुणा बी स्क्वायर, इन दोनों को सोल्व किया, सी की वैल्यू पुट आ गई, सी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो बी की वैल्यू आ गई। अब बी की भी वैल्यू पता है, सी की भी वैल्यू पता है, ये इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू यदि आ रही है तो बी की वैल्यू निकालनी, यहां पुट कर दो। जीपी में सम का फॉर्मूला तब लगाते हैं दोस्तों जब बीच में प्लस के साइन लगे हुए हैं, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन किया था। तो क्वेश्चन नंबर 70 है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें। ना तो ये एपी है ना ये जीपी है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें। बोले फटाफट बोले। दो यदि कॉमन लेंगे, दो यदि कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 1 ये 3 ये 6। दो यदि कॉमन लेते हैं, ध्यान दो, देखो ये बनेगा 1 ये बनेगा 3 ये बनेगा 6 ये बनेगा 10। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को दोस्तों हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। एन की वैल्यू जो है, एन की वैल्यू जो है 1 और 2 रखकर, एन की वैल्यू, एन का मतलब पदों की संख्या, एन की वैल्यू यदि 1 रखते हैं तो यहां क्या आएगा, एक की टर्म आएगी 2 आएगी। अब एन की वैल्यू 1 पुट करो, इन कौन से ऑप्शन में आपका 2 आ रहा है, एन की वैल्यू पुट करो 1 और कौन से ऑप्शन में 2 आ रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा। एन की वैल्यू 1 पुट करते हैं, ध्यान दो, देखो 1 पुट करेंगे, ये बनेगा 1 ये बनेगा 2 ये बनेगा 3, इससे कैंसिल आउट तो 2 आ रहा है जी, इसका पहला ऑप्शन हो सकता है। अब ध्यान दो, एन की वैल्यू यदि 2 पुट करें तो एन की वैल्यू 2 पुट करने पर, यानी पहली दो टर्म का सम क्या है, एन की वैल्यू 2 पुट करने पर 8 आना चाहिए। एन की वैल्यू 2 पुट करने पर 8 आना चाहिए, तो यदि पुट करते हैं 2 तो ये बनेगा 2, 2 और 1 बनेगा 3, 2 और 2 बनेगा 4, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर 8 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जो आंसर हो जाएगा। तो क्या करना है, इसको आगे मैं पढ़ाऊंगा, ये एजीपी है वैसे, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आगे पढ़ाऊंगा फिर आपको। ठीक है, जब जीपी कंप्लीट हो जाएगा, एचपी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, बट हां अभी यदि हम बात करें, यदि आपको एग्जाम में टाइप से एजीपी हमारे सिलेबस में भी नहीं है और इस टाइप का क्वेश्चन यदि हमारे आता है तो हमको क्या करना है, एन की वैल्यू 1 2 पुट करके चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखने हैं। ठीक है, एजीपी है ये सीरीज, और एजीपी अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, जिसको मैं आपको लास्ट में पढ़ा दूंगा कि आपको कैसे टाइप के बेसिक से कैसे क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। फटाफट वैल्यू पुट करो, एन की वैल्यू 1 पुट करो, एन की वैल्यू 2 पुट करो, एन की वैल्यू 1 पुट करो और एन की वैल्यू 2 पुट करो, चेक करो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, वो आपका आंसर होगा। दो फटाफट आंसर दो, देखो पीडीएफ मिल जाएगी। अभी क्वेश्चंस में 60 क्वेश्चन जैसे कंप्लीट होंगे फिर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और सीखने की कोशिश करो दोस्तों, कमेंट्स के अंदर ध्यान रखें, आंसर ज्यादा कमेंट करने की कोशिश करें। देखो ध्यान दो, एन की वैल्यू यदि पुट करता हूं 1 तो 3 आना चाहिए, तो 3 एन की वैल्यू 1 पुट करने पर, ध्यान दो एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ये 1 बनेगा, ये 1 बनेगा, ये 1 बनेगा, 3 हो जाएगा और ये 1 है, तो ध्यान दो ये बन गया 1 + 3 बन गया 4 और 4 - 1 3, 3 से 3 कैंसिल आउट तो 1 आ रहा है, 3 आना चाहिए नहीं आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखो ध्यान दो, एन की वैल्यू यदि 1 पुट करते हैं तो ये बनेगा 1, ये बनेगा -3, ये माइनस का 1 तो -4, तो ये कैंसिल आउट करेंगे, माइनस का बनाएगा, ये भी नहीं है। एन इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, ये बनेगा 1, ये बनेगा -3 और ये बनेगा +1, तो बन जाएगा -1 - 1/3, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन ए बचा, ये आंसर होना चाहिए। अब एन की वैल्यू 1 पुट करके चेक करो, 1 पुट करोगे तो ये बनेगा 1/6, 1 पुट करोगे बनेगा 2, ये बनेगा 3 और ये बनेगा 13। ठीक है, 13 और 5 18, 6 से काट दो, 18 को तो 3 बार, तो 3 आ रहे हैं इसलिए ऑप्शन लगा देंगे डी, और आपका ऑप्शन हो जाएगा डी जो आंसर है। ठीक है, आप लोगों का भी डी आंसर आ रहा है क्या? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर इसी टाइप से आपको करना है और वो क्वेश्चन नंबर है आपका ये 88। फटाफट कोशिश करो, एन की वैल्यू 1 2 3 पुट करो और चेक करो कौन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन आंसर देता है, फटाफट सबसे पहले मैं देखना चाह रहा हूं।
इवनिंग 7:30। सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, मैंने शाम को एक सीरीज स्टार्ट की है यूट्यूब पे 7:30 पे, जिसमें हम स्पीड बूस्टर टेस्ट को सोल्व कर रहे हैं। उसमें वो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं जो क्वेश्चंस पिछले 2018 और 19 में एक से ज्यादा बार रिपीट हुए हैं, या उस टाइप का कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हुआ है, संख्या चेंज हुई है। चलो फटाफट आंसर दो। देखो जान दो, एन की वैल्यू यदि 1 पुट करते हैं, एन की वैल्यू यदि 1 पुट करते हैं, यानी पहली टर्म आंसर होनी चाहिए, तो पहली टर्म यहां से आ रहा है 1, जिससे 1 आए वो चेक कर लेंगे। 2 रख के भी चेक कर सकते हो, 3 रख के भी चेक कर सकते हो। एन की वैल्यू 1 पुट करो, 1 पुट करोगे तो ये 1 रहेगा, ठीक है। 1 पुट करोगे वो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। 7 और 5 12 और 2, 7 5 12 और 2 कितना बन जाएगा? 14, 14 बाई 24 1 नहीं होता, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं है। एन की वैल्यू 1 पुट करें, ये तो हट जाएंगे। 13 और 2 15 और 9 24, 24 से 24 कैंसिल आउट, 1 आ रहा है, तो ऑप्शन लगा देंगे बी, ऑप्शन आ जाएगा बी। यदि एन की वैल्यू 1 पुट करने पर 1 आ रहा है, 2 पुट करने पर कितना आंसर आना चाहिए? 2 पुट करने पर पहला जो टर्म है वो लेंगे और दूसरा टर्म लेंगे। दूसरा टर्म बनेगा 8 और 1 9 बटा 4, 9 बटा 4, 9 बटा 4 यानी 13/4, 13/4 जिस ऑप्शन से आएगा उसको हम आंसर लगाएंगे। एन की वैल्यू 2 पुट करो, 2 पुट करेंगे तो इसमें बनेगा 2/24। ध्यान दो, देखो 2/24 इनटू 2 पुट करो बनेगा 8 और 18, 26 और 13, 26 और 13 बनेगा 39। काट दो, देखो ध्यान दो, यदि बात करें 2 से काट देंगे 12 बार, 3 से काट देंगे 13 बार, 3 से काट देंगे 4 बार, तो 13/4 यानी 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका आंसर होगा बी। बोलो गोलगप्पे की तरह समझ में आया या नहीं आया? ऐसे क्वेश्चंस आप लोग छोड़ देते थे, उन क्वेश्चंस को मैं वो क्वेश्चंस लेके दोस्तों जो लास्ट ईयर की एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आपको दिखाई दिए और उनको आप डर के भाग जाते थे, छोड़ के भाग जाते थे, उन क्वेश्चंस को मैं ले रहा हूं ताकि आप लोग जब भी एग्जाम दें और एग्जाम में आप जब पहुंचे तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको जब दिखाई दे तो छोड़े नहीं, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करें और कहें कि ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ये तो मेरे को आता है। चलो फटाफट आंसर दो क्वेश्चन नंबर 80 का। आप अभी क्वेश्चन नंबर 69 पे बैठे हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 69 को छोड़ दो। क्लास के बाद कोई चीज यदि आपसे छूट जाती है, नहीं सोल्व होती है, तो क्लास के बाद एक बार देख लिया करो उसको। हो सकता है वो इक्वेशन छोटी सी जिसको आप सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, वो आराम से हो जाए। आप वीडियो में अभी नहीं कर पा रहे हो, इसलिए बाद में देख लिया करो। एक्सेप्ट मैं आपको ही बोल रहा हूं, जो इक्वेशन उसको सोल्व करो, ए आ जाएगा अपने आप। अर्पित क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा जो हम बात कर रहे हैं उसी तरीके से, ऐसे नहीं पूछेगा 10 टर्म्स का सम क्या होगा, 5 टर्म्स का क्या होगा, n टर्म्स का पूछेगा हमेशा। देखो हमें कहा गया है, बोर्ड पर ध्यान दो, पांचवा टर्म, अब ध्यान दो टर्म लिखना सीखना पड़ेगा। T5 क्या होगा? T5 होगा a into r की पावर n - 1 यानी 4 इज इक्वल टू दिया है 81। और दूसरा टर्म T2 क्या होगा भाई? दूसरा टर्म होगा a into r, a into r इज इक्वल टू दिया है 24। ध्यान दो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो r क्यूब इज इक्वल टू 3 से काट दो 27 और 3 से काट दो 8, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2। r इज इक्वल टू 3/2 इसमें पुट कर दो। r इज इक्वल टू 3/2 यदि यहां मैं पुट करता हूं, ध्यान देना, r इज इक्वल टू 3/2 यदि मैं पुट करता हूं, 3 से काटते हैं 8 बार, 8 की 24, तो a इज इक्वल टू आ जाता है 16, a इज इक्वल टू आ जाता है 16। आपको कौन सा टर्म चाहिए? पहला टर्म चाहिए, तो पहला टर्म तो a होता है, इसलिए आंसर होगा 16। कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, साथ साथ प्रैक्टिस करते जाना, छोड़ मत देना। ऐसा नहीं आज समझ में आया और यहीं छोड़ दिया और जब देखा आपने कुछ दिन बाद तो पता लगा हे भगवान ये क्या हो गया, हमें तो वापस पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो अभी जैसे जैसे हम चल रहे हैं, आपको भी पता है कि एग्जाम कब होगी, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, टाइम है हमारे पास। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो दोनों क्लास में और कौन सा दोनों क्लास जो हम लोग ले रहे हैं उस क्लास को बार बार रिपीट करें, ठीक है। और जो लोग थोड़ा सा अच्छा है मैथ्स में, ऑलरेडी कुछ चीजें कभी कभार नहीं आती, वो वीडियो को देखें, और जो चीज नहीं आती स्पेशली उसको पॉइंट आउट करें। ये टाइम है हमारा अपनी कमियों को दूर करने का, क्वेश्चन को करते जाओ और बात सुनते जाओ, ठीक है। ये टाइम दोस्तों कमियां दूर करने का है, इतना टाइम हमें यदि मिल रहा है, और मैं तो यही कह रहा हूँ कि कोरोना या कोविड-19 जो हमारे पास है, जो महाबीमारी है, ये हमारे लिए एक अवसर है। इसमें हम अपने आप को एक तैयार कर सकते हैं एक बेहतर योद्धा के रूप में, बेहतर मैथ्स में एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने के लिए। और जिस दिन हम एग्जाम देने पहुंचे उस दिन हमारा एग्जाम क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको अवसर बनाओ, मौका बनाओ कि हमें एक मौका मिला है अपने आप को कुछ करने के लिए। देखो क्या कह रहा है, दो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य 10 है, ठीक है। दो धनात्मक संख्या यदि a और b है, उनका समांतर माध्य का मतलब हो गया a प्लस बी बाई 2, जो 10 दिया है, a प्लस बी बाई 2 10 दिया है, तो a इंटू बी, सॉरी a प्लस बी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 20, तथा उनका गुणोत्तर माध्य a और b का गुणोत्तर माध्य होगा रूट ab, और रूट ab इज इक्वल टू दिया है 8, तो a इंटू बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 64। तो दोस्तों इनको देखकर, दोनों इक्वेशन को देखकर ऐसा सोचें कि ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा 20, सॉरी गुणा 64 और सम 20 बने, तो 16 और 4 है, 16 और 4 का सम तो होता है 20, गुणा होता है 64। क्या पूछा? छोटी संख्या, तो आंसर लगा देंगे 4। दोस्तों इस मौके का फायदा उठाओ, जो पढ़ने का टाइम मिला उसमें पढ़ो, 12-13 घंटे डेली कम से कम आपके आनी चाहिए। और जो बहुत अच्छा करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर ने जो कहा वो मुझे करना है, तो मैंने एक YouTube पर टाइम टेबल बना के दे रखा है, लॉकडाउन 2.0 का, उससे आप लोग कर सकते हैं। और जो लोग इवनिंग में फ्री रहते हैं और पढ़ाई करने के बाद उनके पास टाइम यदि बच जाता है, तो 7:30 से मैंने स्पीड बूस्टर टेस्ट यानी अपनी स्पीड कैसे बढ़ाएं, बेस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट की है, तो आप उसको शाम को YouTube से ज्वाइन कर सकते हो, YouTube चैनल से मेरे से 7:30 पर। देखो फटाफट देखो क्वेश्चन नंबर आपका 82, फटाफट बताओ कौन आंसर देगा सबसे पहले।
ठीक है अमित, करवा देता हूं मैं, आज पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, कोशिश करूंगा मैं बोल दूंगा आज पीडीएफ आप लोगों को मिल जाए। क्या कहा, किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहले और तीसरे पद का योग। अब देखो ध्यान दो, फर्स्ट टर्म T1 और थर्ड टर्म T3। अब ये चीजें आपको सीधी एग्जाम में लिखनी पड़ेंगी, लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म होता है a इंटू आर और थर्ड टर्म होता है a इंटू आर का स्क्वायर, जो हमें दिया है 15। ध्यान दो बोर्ड पर a और r यहां से कॉमन आ रहा है, तो a और r यदि कॉमन ले लें, ध्यान दो फर्स्ट टर्म, अच्छा फर्स्ट टर्म ये है और फर्स्ट टर्म में तो ध्यान दो ओनली a लिखना है। फर्स्ट टर्म यदि है तो हमें ओनली a लिखना है, मैंने सेकंड टर्म लिख दिया। फर्स्ट टर्म a होगा, थर्ड टर्म होगा a इंटू आर की पावर 2 जो 15 दिया है, तो a यदि यहां से कॉमन ले लें तो 1 प्लस r का स्क्वायर, 1 प्लस r का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 15। नेक्स्ट क्या कहा गया है, फिफ्थ और सेवंथ पद, फिफ्थ टर्म होगी T5, सेवंथ टर्म होगी T7 इज इक्वल टू आप लिखोगे a इंटू आर की पावर 4 और a इंटू आर की पावर 6। ये चीज आपको सीधी लिखनी है, ये नहीं लिखनी चाहिए एग्जाम में, सीधा ये वाली स्टेप यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होना चाहिए और ये आपको प्रैक्टिस से होगा। तो 240 दिया है, ध्यान दो बोर्ड पर a इंटू आर की पावर 4 यदि यहां कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर और 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 240। एक बात बोर्ड पर ध्यान दो, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड करें, a से a कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, r की पावर 4 इज इक्वल टू r की पावर 4 इज इक्वल टू 16, तो r इज इक्वल टू आ गया 2 और r इज इक्वल टू 2 मैं याद रखता हूं तो ये बनेगा 4 और 1 5, 5 से डिवाइड करें तो a इज इक्वल टू बन जाएगा 3। क्या पूछा, नोवा टर्म पूछा है, तो नोवा टर्म होगा a इंटू आर की पावर 8। ठीक है, तो a है आपका 3 और 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 आपको याद कर लिया होगा 256 होता है, 256 होता है, तो कितना बन जाएगा 6 3 18 8, ठीक है 5 3 6 3 18 8 1 5 3 15 और 1 16, 6 दूनी 12 और 1 सॉरी 3 दूनी 6 और 1 7, तो 768 और 768 ऑप्शन है डी। मूविंग, एक ही बार कमेंट किया करो, आंसर को एक ही बार कमेंट किया करो, थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 83, फटाफट बताओ। तो अब तक आंसर आ जाना चाहिए था, इतना ही क्वेश्चन है। यदि आप जब भी बात करें 11 13 और 15, 11 13 15 यहां जितना गेप है क्या उतना गेप यहां है क्या, इसका लिए इन दोनों का गुणोत्तर माध्य है और a और c का गुणोत्तर माध्य यदि b है तो b स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ac और b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, का आंसर हो जाएगा b। यदि आपको पूछता 11 12 और 13, 11 12 और 13 टर्म a b c है, तो देखो ध्यान दो 11 और 13 के बीच में है, इसका लिए गुणोत्तर माध्य है, ज्योमेट्रिक मीन है, और ज्योमेट्रिक मीन यदि b है तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ac होगा, तो आंसर हो जाएगा ये। तो याद रखना तीन टर्म्स में पहली दो टर्म में जितने का गेप है अगली दो टर्म में उतना ही का गेप है, तो ये इसका ज्योमेट्रिक मीन है और ज्योमेट्रिक मीन होता है b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आप समझने हैं और एग्जाम में हमें इनके आंसर्स देने हैं। हम इन क्वेश्चंस पे यदि सही सही तरीके से उतर गए तो कोई हमें नहीं रोक पाएगा कि आंसर क्या होना है। देखो जीपी का क्वेश्चन, एपी का क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, एपी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मुझे मिला है। देखो ध्यान तो क्या कह रहा है, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं समांतर श्रेणी में है, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं समांतर श्रेणी में है, तो दोनों न्यून कोण, एक न्यून कोण ये बनेगा, एक न्यून कोण ये बनेगा, दोनों न्यून कोणों का साइन योग क्या होगा, साइन का मान क्या होगा। चलो फटाफट बताओ, देखो फटाफट देखो। यानी आप इसको यदि थीटा कहें, इसको फाई कहें, तो आपको पूछा है साइन थीटा प्लस साइन फाई की वैल्यू क्या होगी। देखो दोस्तों, सबसे पहला काम, यदि ये करें एपी में है तो मैं इसको कह सकता हूं ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, और ये 3 4 5 यदि हमारे पास है, एपी में तो है 3 4 5। याद रखना कर्ण को सबसे बड़ी वाली साइड लेना है, तो इन दोनों साइड को ले लिया 3 4 5। तो बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3/5, साइन फाई की वैल्यू क्या होगी 4/5, तो आंसर आप कह दोगे 7/5 और 7/5 आपका आंसर है ऑप्शन डी। यदि मैं तरीके से करना चाहूं, यदि मैं तरीके से करना चाहता हूं, बोर्ड पर ध्यान दो, देखो तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें इसको मैं मान लेता हूं थीटा, तो ये मेरा मान लो हो जाता है फाई। तीनों जो साइड है वो हमारे पास है, तो मैं इसको यदि लिखता हूं a माइनस डी, तो ये हमारे पास a और ये होगी a प्लस डी। जब भी तीन नंबर आपको एपी में मानने हैं तो बीच वाला नंबर a, सबसे बड़ा नंबर a प्लस डी और सबसे छोटा नंबर a माइनस डी। यही सीखा था हमने कि जब भी एपी में तीन नंबर मानने हो तो आप ऐसे कर सकते हो। अब जान दो, क्या आप जानते हैं दोनों का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा, तो आप लिखेंगे a स्क्वायर प्लस a माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस डी का स्क्वायर, a प्लस डी का स्क्वायर। सोच लो, देखो जान दो, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad इज इक्वल टू ये बनेगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad। ठीक है, a स्क्वायर डी स्क्वायर से a स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक है, तो आपका बन गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 4ad, तो a इज इक्वल टू आ गया 4d, a इज इक्वल टू आ गया 4d। ध्यान दो, यदि आपको साइन फाई निकालना है, ध्यान दो क्या निकालना है आपको, साइन फाई प्लस साइन थीटा, साइन फाई प्लस साइन थीटा निकालना है। फाई जब निकालना तो लंब होगा a माइनस डी, कर्ण होगा a प्लस डी, तो a माइनस डी अपॉन a प्लस डी, और जब साइन थीटा निकालना है तो a अपॉन a प्लस डी, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, बन जाएगा a प्लस डी और ऊपर बन जाएगा 2a माइनस डी। और बोल पर ध्यान दो, यहां से बताओ a की वैल्यू कितनी है 4d, तो a की वैल्यू 4d, तो 8d में से 8d घटाएं तो 7d और 4d में 8d जोड़े तो 5d, तो d से d कैंसिल आउट, तो आप आंसर कहेंगे 7/5। मुकुट 7 8 9 ले तो मेरे भाई 7 8 9 ले तो 7
लिया, 8 ले लिया, 9 ले लिया, क्या 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 9 के स्क्वायर के बराबर होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता तो नहीं ले सकते, इसका ओनली ट्रिपलेट लेंगे, यानी जिन 2 का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के बराबर हो, डिफरेंस भी सेम हो, 6 8 10 ले सकते हो, 24 7 25 भी नहीं ले सकते। ऐसे ही नंबर्स जिनमें डिफरेंस भी सेम हो और डिफरेंस सेम हो तो एपी में हो और 2 का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के बराबर हो। अंकित, लास्ट ईयर आपके मैथ्स में स्कोर था 88, ठीक है, और इंग्लिश में आप स्कोर बता रहे हो 182.5। अब आपको यहाँ स्कोर चाहिए यदि 190, इसके लिए जो कर रहे हो वो करते रहना। मुझे बताइए मार्क्स इसलिए हैं क्योंकि आपकी रीडिंग एबिलिटी है, आप या तो बुक्स पढ़ते हो या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कोई ना कोई आपकी रीडिंग एबिलिटी उसके कारण मार्क्स आ गए, ठीक है, ग्रामर के कारण नहीं है, ये कंफर्म है। अब यदि मैथ्स में आप चाहते हो 190 मार्क्स आए, अंकित मैं आपकी बात कर रहा हूं, तो आपको कुछ नहीं करना, क्लास में जो सिलेबस चल रहा है उसको 3 बार रिवाइज कर लेना, क्लास में जो सिलेबस चल रहा है वो 3 बार रिवाइज कर लेना। उसके अलावा मैथ्स का एक 31 पेपर का प्रैक्टिस सेट आता है मदर्स का, मैथ्स का 31 पेपर का प्रैक्टिस सेट आता है मदर्स का, उसको ले लो और उसको 3 4 बार उसको लगा लो, यहाँ भी 190 प्लस हो जाएंगे, 190 190 उधर 380 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। आपकी प्यार भरी बातें जो है वो मैं सुनता रहता हूँ, रोज कोई भी एक स्टूडेंट्स को आपको जो जेन्युइन प्रॉब्लम होगी उसको आंसर दे दूंगा, ठीक है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 85, तो एक स्टूडेंट और है वेंकट, जिसका मैथ्स का स्कोर है कितना 65, अरे वाह, और इंग्लिश का स्कोर है 192.5। सेम कहानी है, सेम अप्रोच लानी है भाई, 192.5 मैथ्स में आएंगे, कोई नहीं रोक सकता, मैं आपको बता चुका हूं ये बात, ठीक है। और इसको सही यदि करना है आपको तो आपको कुछ नहीं, क्लास में जो सिलेबस चल रहा है इसको 2 से 3 बार रिवाइज कर लो, एक इस प्रैक्टिस सेट मदर्स का आता है उसको मंगवा लो, उसमें 2016 से 15 से 19 तक के सारे पेपर हैं के, उसके अलावा 15 बेहतरीन अच्छे पेपर्स हैं, यानी 31 पेपर है टोटल, जो 31 पेपर आपने 3 से 4 बार लगा लिए, और यदि आपने ये जो क्लास में सिलेबस चला इसको आपने अच्छे से 2 3 बार कर लिया तो यही स्कोर आपका मैथ्स में रहेगा, ये इंग्लिश में रहेगा, जो आराम से आप सिलेक्शन ले सकते हो। अब होगा, देखो ध्यान दो, 4 नंबर में पहली 3 संख्याएं जीपी में है, अंतिम 3 संख्याएं 4 नंबर लेने हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर लेने हैं, पहली 3 संख्याएं जीपी में, अंतिम 3 संख्याएं एपी में है, जिनका सार अंतर है 6, तो पहली ये बीच वाली संख्या ए ले लेते हैं, तो ये संख्या हो जाएगी a + 6, एपी में तो a - 6, और अगली संख्या हो जाएगी a + 6, पहली संख्या चौथी संख्या के बराबर है, इसमें ये a + 6 है, और तीनों यदि जीपी में है तो a - 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा a * a + 6, सोल्व कर लो, a स्क्वायर - 12a + 36 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 6a, a स्क्वायर से a स्क्वायर भाग गया, ये बन गया 18, ये तो a बराबर आ गया 2, पूछा पहली संख्या तो a बराबर 2 पुट कर दो, तो 2 + 6 कितना बन जाएगा 8, तो आंसर हो जाएगा ये। करो फटाफट नोट करो। बहुत सारे फ्रेंड्स का इंग्लिश में स्कोर 180 183 187 192 188, एक मेरे सामने भी यहाँ बैठा है जो कंप्यूटर चलाता है मेरा बैठे बैठे, उसके भी 188 है, पर मैथ्स में इनका स्कोर जो है वो नहीं बनता है। उसका कारण ये है कि आपने मैथ्स में प्यार नहीं किया, मैथ्स से प्यार करना सीखो, मैथ्स में प्रैक्टिस करो, मैथ्स में जहां जहां प्रॉब्लम्स है उनको ढूंढो, और दोस्तों एग्जाम में भी जो है वो लेट होगा, मैं नहीं कह कंफर्म लेट होगा, मे भी लेट होगा, तो इस जो हमारे पास अवसर है इसका फायदा उठाओ और बढ़ो आगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, प्रैक्टिस करो, मिलते हैं, थैंक यू। आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसका आंसर देने की कोशिश करें। किसी समकोण त्रिभुज के कोण गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है, कोण की जगह भुजाएं कर लेना है, किसी गुणोत्तर श्रेणी की भुजाएं, किसी गुणोत्तर श्रेणी की साइड से ना, किसी गुणोत्तर श्रेणी की भुजाएं यदि गुणोत्तर, किसी राइट एंगल ट्राइंगल की भुजाएं यदि गुणोत्तर श्रेणी में हो तो सबसे बड़े न्यून कोण का कोस वैल्यू क्या होगा। ध्यान दो, देखो ये यदि अपना राइट एंगल ट्राइंगल है और इसकी साइड यदि गुणोत्तर श्रेणी में है तो मैं इसको यदि ए मानता हूं, यदि साइड को ए मानता हूं, ठीक है, तो एक साइड को ए मान लो, 3 संख्या माननी है गुणोत्तर श्रेणी में, तो बीच वाली संख्या को ए मान लें, तो पहले वाली संख्या a/r होगी और बाद वाली संख्या a/r होगी। 3 संख्याएं जब गुणोत्तर श्रेणी में माननी है तो पहली संख्या को a मान लो, एक छोटी होगी तो r से डिवाइड कर दो, एक बड़ी होगी तो r से गुणा कर दो। तो पहली साइड को यदि a/r मान लेते हैं, दूसरी साइड को a मान लेते हैं, तो तीसरी साइड आपकी हो जाएगी a × r, और ये यदि गुणोत्तर श्रेणी में है
ए अपॉन आर, ए और ए इंटू आर जो है अपने पास गुणोत्तर श्रेणी में है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ध्यान दो ए प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर होगा क्या, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। लगा दो, सोल्व करो, देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर तो कैंसिल आउट आ जाएगा, बन जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर, 1 प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सब जगह आर स्क्वायर से गुणा करो, उधर ले जाओ तो बन जाएगा आर की पावर 4 माइनस आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रिक इक्वेशन आ गया जिसको हमें सोल्व करना है, तो इस आर स्क्वायर को यदि एक्स मान लें, आर स्क्वायर को यदि एक्स मान लें तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी होता है ना, तो माइनस बी होता है, इसलिए हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 1 बन जाएगा प्लस माइनस बी प्लस माइनस, तो प्लस कर लेंगे, माइनस में तो आंसर आ ही नहीं सकता ना, इसलिए तो 1 प्लस रूट बी स्क्वायर बनेगा 1 माइनस 4 ac तो माइनस माइनस प्लस तो बन जाएगा 5 अपॉन 2, तो 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 बन जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा आर स्क्वायर का। और हमें पूछा क्या है, सबसे बड़ा न्यून कोण, तो ए कोण ये है, ए कोण ये है, इसमें बड़ा कौन सा होगा, तो देखो ए अपॉन आर छोटा है इसलिए तो छोटा होगा, ए के सामने की जो ए साइड बड़ी है इसलिए सबसे बड़ा कोण होगा ये, तो इसके लिए कोस वैल्यू यदि हमें निकालनी है तो लिखेंगे आधार ए अपॉन आर अपॉन कर्ण, तो ये ए से ए कट जाएगा, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर आंसर, 1 अपॉन आर स्क्वायर आंसर, तो उसका उल्टा कर दो तो आंसर हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस रूट 5। हाँ, किसी भी साइड को कोई भी कुछ भी मान सकते हो, बट ये ध्यान रखना जो सबसे बड़ी साइड होगी वो कर्ण होगी, ये ध्यान रखना। इन दोनों साइड को बेस और परपेंडिकुलर जो मर्जी है वो मान लो, बट लास्ट वाली जो साइड है वो आपकी ए इंटू आर होगी। राजेंद्र मीणा, जो एसएससी प्री में आता है वो भी पढ़ाऊंगा, एसएससी मेंस में आता है वो भी पढ़ाऊंगा, सारा पढ़ाऊंगा, कोई टेंशन नहीं लेनी आपको, जो मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद कुछ नहीं बचेगा आपका। वापिस देखो, ध्यान दो, मैं बात कर रहा हूं, हमें एक ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, 3 संख्याएं माननी है जो गुणोत्तर श्रेणी में हो, तो बीच वाली संख्या को ए मान लें, तो पहले वाली संख्या ए अपॉन आर होगी और बाद वाली संख्या ए इंटू आर होगी। सबसे बड़ी साइड कौन है, ए इंटू आर, तो ये तो जाएगी ए इंटू आर, और इन दोनों में से जो मर्जी है वो मान लो। और हम जानते हैं आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के, सोल्व किया तो एक क्वाड्रिक इक्वेशन आ गया। और श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ध्यान दो, देखो बोर्ड पर ये रूट 5 एक से बड़ा है तो माइनस में तो आंसर हो नहीं सकता, इसलिए हम प्लस वाला आंसर लेंगे, और आर स्क्वायर का आंसर यानी इसको यदि इक्वेशन को कहते हो आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये आपके पास इक्वेशन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हमें ध्यान दो क्या चाहिए, सबसे बड़े न्यून कोण, सबसे बड़ा न्यून कोण कौन है, सबसे बड़ा न्यून कोण है बड़े कोण के सामने की भुजा, तो दोनों में ये छोटी भुजा ये बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा के सामने की भुजा, बड़ी भुजा के सामने कोण बड़ा कोण, तो इस कोण के लिए हमें क्या चाहिए, कोस चाहिए। कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो ए अपॉन आर, ये तो आधार हो गया, कर्ण है ए इंटू आर, सोल्व करोगे तो 1 अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू पता है 1 अपॉन आर स्क्वायर से, तो इसका रेसिप्रोकल बना दो। चलो क्वेश्चन नंबर 87 का, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी में पीवा क्यूवा आरवा पद हो तो पी क्यू आर, किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का पीवा पद क्या होगा, ए इंटू आर की पावर पी माइनस 1, क्यूथ टर्म क्या होगी, तो ए इंटू आर की पावर क्यू माइनस 1, और आर को कैपिटल आर यदि मान ले तो आर्थ टर्म क्या होगी, तो ए इंटू आर की पावर आर माइनस 1। और ये तीनों यदि गुणोत्तर श्रेणी में है, तीनों यदि गुणोत्तर श्रेणी में है, इसका मतलब क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू आर होगा क्या, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू आर होगा, तो क्यू स्क्वायर इसका स्क्वायर करो बनेगा ए स्क्वायर इंटू आर की पावर 2q माइनस 2 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर बराबर इन दोनों का गुणा, तो इन दोनों का गुणा करते ही बन जाएगा आर स्क्वायर ए और ए तो बन जाएगा ए स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर, और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो आर की पावर हमारे पास आ जाएगी पी प्लस आर, माइनस वन बन जाएगा माइनस का 2। ध्यान दो, देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, बेस यदि सेम है तो पावर भी सेम होंगी, इसलिए लिखोगे 2q इज इक्वल टू p प्लस आर, माइनस 2 से माइनस 2 हट गया, इसका q इज इक्वल टू आपके पास आ गया p प्लस आर बाई 2, और ऐसा तब होता है ऐसा दोस्तों तब होता है हमारे पास जब p q और r किस में हो, AP में, p q r किस में हो, AP में जब होंगे तब इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट आता है।
देखो वापस ध्यान दो दोस्तों, एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। हमें कहा जाए किसी भी जीपी का nth टर्म क्या होगा, तो a इंटू आर की पावर n-1 होता है क्या? ठीक है, तो p वा टर्म चाहिए तो p-1 कर दो, q वा टर्म चाहिए तो q-1 कर दो, r वा टर्म चाहिए तो r-1 कर दो। और आप जानते हो जब ये तीनों यदि आपके पास जीपी में है, एक मिनट देखो, तो ध्यान दो, देखो यदि पी क्यू आर यदि जीपी में है तो बीच वाली टर्म आपको पता है ना, ए बी सी यदि जीपी में हो तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी होता है। तो बीच वाली टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू आर करेंगे, इसको सोल्व करें तो क्यू इज इक्वल टू आ गया आपके पास ये। तो ऐसा कब होता है, जब क्या हो, एपी। ठीक है, पीडीएफ 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 आज मिल जाएगी, ठीक है ना, पीडीएफ आज आपको मिल जाएगी। एक काम करेंगे, आज क्लास कंप्लीट होते सबसे पहला काम करूंगा मैं, टाइपिस्ट के पास जाके आप लोगों के लिए पीडीएफ के बच्चों को पीडीएफ दो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। सबसे पहला काम आज पीडीएफ का किया जाएगा क्लास कंप्लीट होते ही। चलो देखो ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन। सतीश मीना नंबर सिस्टम में सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो निकालना, यूनिट डिजिट निकालना, छोटे छोटे नंबर्स के बारे में पता करना, डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर और रिमाइंडर की जितनी भी थ्योरम्स हैं वो सारी, और एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन और सीरीज, ठीक है, ये सब जो है वो पढ़ाया जाएगा नंबर सिस्टम में। सौरभ आप एसएससी मेंस 2020 वैसे क्लियर कर सकते हो। देखो ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गेंद को 500 मीटर की, एक गेंद को 500 मीटर की ऊंचाई से नीचे धरती पर फेंका जाता है और हर बार 4/5 गुना पिछले उछाल से अधिक उछलती है, तो गेंद को रुकने तक कुल कितनी दूरी तय करेगी? देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या कहा, देखो ध्यान दो, 500 मीटर की ऊंचाई से फेंका और हर बार 4/5 जाती है, तो 500 का 4/5 कितना जाएगी बोलो, 400। फिर 4/5 जाएगी तो ये उतना ही जाएगी 400, और फिर 4/5 जाएगी तो 400 का 4/5 फिर कर दो। तो इस तरीके से बोल जो है इस तरीके से हर बार चलती जाएगी। तो यार क्वेश्चंस जो बनते हैं, पहला क्वेश्चन बनता है आफ्टर 3 बाउंस, आफ्टर 3 बाउंस हाइट क्या होगी, 3 टप्पे के बाद ऊंचाई क्या होगी? तो ध्यान दो, पहले टप्पे पे हो जाएगी 500 का 4/5, अगले टप्पे पे फिर 4/5, अगले टप्पे पे फिर 4/5, 5 गुना 5 बन जाएगा 125 का डबल 250, तो 4 बार ही कट जाएगा। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर 256 मीटर हो जाएगी हाइट। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी बॉल को यदि 500 मीटर की हाइट से नीचे फेंका जाए और हर बार 500 मीटर की हाइट से फेंका गया, ठीक है, हर बार 4/5 यानी अब जाएगी 400 ऊपर, तो वापस 400 नीचे, फिर 400 का 4/5 तो 320 ऊपर 320 नीचे, फिर 320 का 4/5 तो 256 ऊपर 256 नीचे, ऐसे हर बार जानिए। तो पूछा गया तीसरे टप्पे के बाद हाइट कितनी होगी, पहले टप्पे के बाद 400, पहले टप्पे के बाद कितनी होनी है 400, पहले टप्पे के बाद 500 से फेंका तो पहले टप्पे के बाद 400, अगले टप्पे के बाद इसका 4/5 320, अगले टप्पे के बाद इसका 4/5 256, इस तरीके से आपको निकालना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है रुकने तक, रुकने तक टोटल बाउंस, रुकने तक टोटल बाउंस कितने होंगे, नंबर ऑफ बाउंस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ बाउंस, यानी बॉल को 500 मीटर की ऊंचाई से फेंका, हर बार 4/5 4/5, लास्ट में 4/5 फिर 4/5, तो ऐसे रुकने तक टोटल कितने बाउंस होंगे? तो दोस्तों जब आप बॉल को देखते हैं लास्ट वाली पोजीशन पे तो कितनी हाइट पे वो जा रही है, हर बार थोड़ा 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 जा रही है, तो हम यहाँ बाउंस काउंट नहीं कर सकते, इसलिए आंसर करेंगे अनंत बाउंस होंगे। जहां जो चीज काउंट नहीं की जा सकती, काउंटेबल जो नहीं है, ठीक है, जो काउंटेबल नहीं है वो आपका जो है आपके पास अनंत होगा, काउंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि लास्ट के जो बाउंस है वो एकदम धीरे 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 धीरे, और लास्ट में बाउंस होगा या नहीं होगा हमें दिखाई भी देना बंद हो जाता है। और तीसरा है रुकने तक टोटल डिस्टेंस, रुकने तक टोटल डिस्टेंस, ध्यान दो, टोटल डिस्टेंस यदि निकालनी है तो हम कहेंगे पहले बाउंस में टोटल कितनी दूरी गई, तो पहले टप्पे पे 500 नीचे गई और 400 ऊपर, तो पहले टप्पे पर टोटल जो दूरी गई, पहले टप्पे पर टोटल दूरी गई 900। ठीक है, दूसरे टप्पे पे कितना दूरी गई, तो दूसरे टप्पे पर ध्यान दो 400 तो नीचे गई और 400 का 4/5 वापस आई, इसको ऐसा कह सकता हूं 900 का 4/5। अगले पे तो फिर 900 के 4/5 का 4/5, और ये अनंत तक है। अनंत तक क्यों है, क्योंकि आपने अभी कहा अनंत तक है ये सीरीज। ध्यान दो बोर्ड पर, पहले बाउंस में टोटल दूरी 500 नीचे 400 ऊपर, अगले बाउंस में 500 का 4/5 नीचे और 400 का 4/5 वापस ऊपर। तो इस तरीके से आप कहेंगे पहले बाउंस में टोटल दूरी 900 है, अगले में 900 का 4/5 है, अगले में उसका 4/5 है, तो एस इंफिनिटी आप जानते हो क्या होता है, ए अपॉन ए हो गया 900, 1 माइनस आर किससे गुणा करते हैं 4/5 से, तो 1/5 से ऊपर गुणा करेंगे तो आंसर बनेगा 4500। तो इस तरीके से आपको 3 क्वेश्चन यहां पूछता है, वापस ध्यान दे लो,
वापिस ध्यान दो, बोर्ड पर पूछता है 500 मीटर की ऊंचाई से गिराया, हर टप्पे के बाद 4/5 हाइट जाए तो 3 टप्पे बाद दूरी, 4 टप्पे बाद दूरी, 5 बाउंस के बाद दूरी, तो जितने बाउंस के बाद पूछे उतनी बार 4/5 को गुणा कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछता है रुकने तक टोटल कितने बाउंस होंगे। तो रुकने की जब कंडीशन आएगी तो लास्ट वाली जो कंडीशन आप बॉल को गिरा के देखना, या आपने देखा भी है बचपन से फील करते आ रहे हैं, खेलते हैं तब, तो लास्ट में हम काउंट नहीं कर सकते कि कितने बाउंस जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस केस को हम कहते हैं इन्फिनिटी तक हमारे पास बाउंस होंगे, और टोटल बाउंस निकालने कितनी दूरी तय की, तो हम कहेंगे देखो ध्यान दो 500 यहाँ गया, टोटल कितनी दूरी तय की, तो हम कहेंगे ध्यान दो बोर्ड पर 500 नीचे गया, 400 ऊपर आया, इसका मतलब पहले बाउंस में 900 गया है। अगले की यदि बात करें तो 500 का 4/5 400 तो नीचे गया, और इस 400 का 4/5 320 ऊपर आया, तो पहले 900 फिर हर बार 4/5 4/5 4/5। 900 क्यों लिया विकास, ध्यान दो बोर्ड पर, 900 इसलिए लिया, मैं कह रहा हूं पहले बाउंस में टोटल कितनी दूरी तय की, तो पहला टप्पा जब खाया तो 500 तो नीचे गई है और 400 वापस भी तो ऊपर आई है, पहला बाउंस तभी तो पूरा कंप्लीट हुआ ना, तो पहले बाउंस में टोटल दूरी कितनी हुई 900, ऐसे अगले में कितनी होगी 400 320, ऐसे अगले में तो अनंत तक ऐसे निकालते रहेंगे और उसका सम लगा देंगे। या देखो ध्यान दो बोर्ड पर, यदि आपको सीधा ही क्वेश्चन ये पूछा है रुकने तक टोटल दूरी कितनी, तो बोलो कितनी हाइट से फेंका, 500 से, और इनटू कर दो जो भी यहां दिया गया है, यहां क्या दिया गया 4/5, तो 4 और 5 का सम 9 से, तो आंसर हो जाएगा 45 और 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा और हम आंसर कह देंगे 4500। क्या करना है वापस देखो ध्यान दो, 500 मीटर से फेंका, हर बार 4/5 जाती है, तो ये जो 4/5 है उसका सम करो 9 बनेगा, तो 500 को 9 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अंजलि 1 - 1/4 इसलिए किया, बोर्ड पर ध्यान दो, क्या आपको याद है क्या कि जी एस इन्फिनिटी जो होता है वो होता है a/1 - r, तो a कितना हुआ, या पहला टर्म यानी पहले टप्पे पे जो गई 1 - r, किस संख्या से बार बार गुणा कर रहे हैं, तो 4/5 से, इसलिए 4/5 लिख देंगे। चलो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पेन चलाए बिना ही देना है, सीख तो चुके होंगे आप, पेन नहीं चलना चाहिए, फटाफट आंसर आना चाहिए। किस स्टूडेंट का सबसे पहला आंसर आता है देख रहा हूं मैं, नवीन ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि 4 और 5 जो है वो हम 4/5 जो कर रहे हैं गुणा कर रहे हैं, उसी को कैलकुलेशन को लिखा है। मैं हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा वही बात बताऊंगा वरना नहीं। गुड, आंसर आप लोगों का एक लाइन से चलने लग गया, इसका मतलब ठीक है। ध्यान दो क्या करेंगे, हम कहेंगे कितना है हमारे पास 600 है, तो 600 को गुणा कर देंगे दोनों के सम 5 से, तो 600 गुणा 5 आपका बन जाएगा 3000, और 3000 ऑप्शन है आपका बी, तो हम आंसर लगा देंगे बी और आगे बढ़ जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है, एक वर्ग की भुजा 16 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाने पर जो वर्ग बनेगा, इस प्रकार अनंत तक वर्ग बनाए जाएं तो उनका कुल क्षेत्रफल क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों और मेरी दिल की धड़कन, सभी लोग ध्यान दो बोर्ड पर, सारे मेरे दिल की धड़कन हो आप लोग, और आप पढ़ाई करना, ऐसा मत करना, ऐसा मत सोचना कि एग्जाम की डेट आगे खिसक गई है, हम अब आराम से तैयारी करेंगे। ध्यान दो बोर्ड पर, एक बात सीखो, देखो बोर्ड पर ध्यान दो, इसकी साइड यदि ए है, इसकी साइड यदि ए है, इसकी साइड यदि ए है स्क्वायर की, और स्क्वायर की ये साइड भी यदि ए है, ठीक है। यदि आधा करना है तो 2a मान लेंगे, स्क्वायर की ये साइड 2a, स्क्वायर की ये साइड 2a, और ये स्क्वायर की साइड 2a, और ये स्क्वायर की साइड 2a। तो एक बात बजाओ, इस भुजा का मिड पॉइंट यानी ये ए, इस भुजा का मिड पॉइंट यानी ए, इसको यदि मिला देते हैं तो ये कितना बनेगा, ये ए है, ये ए है, तो ये बनेगा a√2। ऐसे ध्यान दो, देखो ये भी a√2, ये भी a√2, ये भी a√2। तो ध्यान दो, दो चीजें हमें सीखनी है, पहला एरिया, तो एरिया क्या होगा, यदि इसकी साइड बड़े वाली साइड 2a है तो एरिया हो जाएगा 4a स्क्वायर, और इसकी साइड a√2 है, इसका एरिया हो जाएगा 2a स्क्वायर, यानी 2:1 हो जाएगा। इस मतलब भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाने पर जो एरिया बनेगा वो आधा होगा ओरिजिनल स्क्वायर एबीसीडी के, एबीसीडी स्क्वायर के एरिया का आधा होगा। बोलो यस या नो, ये दो है, एक हो रहा है, इसका आधा हो रहा है, ठीक है। ऐसे देखो, यदि परिमाप की बात करें, ये तो एरिया की बात हुई, यदि परिमाप की बात करें, पैरामीटर की यदि बात करें, तो ध्यान दो बड़े स्क्वायर का परिमाप कितना होगा 8a, बड़े स्क्वायर का परिमाप क्या होगा 2a 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 8a, और छोटे स्क्वायर का परिमाप क्या होगा, तो छोटे स्क्वायर का परिमाप होगा 4√2a, a से a कैंसिल, 4 से 2 टाइम्स, तो आंसर हो जाएगा √2:1। इसका मतलब परिमाप जो है 1/√2 होगा ओरिजिनल स्क्वायर एबीसीडी के परिमाप का। बोलो समझ पाएंगे ये बात, और ये बात यदि आप समझ पाए, साथ साथ यस या नो लिखते जाया करो। तो एक बात मुझे बताओ, इस ओरिजिनल स्क्वायर का यदि एरिया, ओरिजिनल स्क्वायर का यदि एरिया 16 है, ओरिजिनल स्क्वायर का यदि एरिया 16 है, तो भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाने पर जो एरिया बनेगा वो 16 का आधा बनेगा, यानी पहली टर्म 16 होगी, अगली टर्म 16 का आधा होगी, अगली टर्म ऐसे ही और होगी, और अनंत तक चलना है।
और हमें एरिया चाहिए तो 16 का स्क्वायर कर दो, 16 का स्क्वायर 256, यहाँ भी 16 का स्क्वायर 256, ऐसे अनंत तक चलते जाएंगे। ध्यान दो, बड़े स्क्वायर की साइड यदि 16 है तो एरिया होगा 16 का स्क्वायर। हमें पता है साइडों के मिड पॉइंट को मिलाने पर, अभी आपने सीखा ना, स्क्वायर की साइडों के मिड पॉइंट को मिलाने पर एरिया आधा हो जाएगा, फिर एरिया आधा हो जाएगा, फिर एरिया आधा हो जाएगा, अनंत तक यदि है। और एस इन्फिनिटी आपने अभी पढ़ा है, क्या होता है, ए हो गया 256 अपॉन 1 माइनस आर, तो 1/2, 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 इंटू 256, 2 इंटू 256 बन जाएगा 512, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। बोलो फटाफट। देखो वापिस सीखो, ध्यान दो बोर्ड पर, क्या सीखना है बोर्ड पर ध्यान दो और अच्छे से सीखो। किसी भी स्क्वायर की साइड यदि 2a है, किसी भी स्क्वायर की साइड यदि 2a है, ठीक है, तो विकर्ण पर, विकर्ण साइडों के मिड पॉइंट, तो साइड का मिड पॉइंट को मिलाओगे तो ये ए होगा, ये ए होगा, ये ए है, ये ए है, तो ये क्या होगा a√2, तो नया जो स्क्वायर बनेगा उसकी साइड हो जाएगी a√2, और ओरिजिनल स्क्वायर की साइड क्या है 2, तो एरिया की यदि बात करें तो 2a का स्क्वायर और √2a का स्क्वायर, इसका मतलब इसका एरिया आधा है, तो मिड पॉइंट को मिलाने पर नया जो स्क्वायर बनेगा वो रियल स्क्वायर के एरिया का आधा होगा। इसलिए ध्यान दो, पहले स्क्वायर का एरिया यदि ए स्क्वायर है, बाद में यदि ए स्क्वायर बाई 2 है, बाद में यदि ऐसे और आगे होगा तो ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। हमें ऐसे इन्फिनिटी तक सम करना है, तो कर देंगे ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर, कितना किससे गुणा हो रहा है 1/2 से, तो 1/2 इसको सोल्व कर लेंगे तो आंसर बन जाएगा 2a स्क्वायर, और 2a स्क्वायर आपका आंसर। यदि पैरामीटर यानी परिमाप की बात करते हैं तो बड़े स्क्वायर की साइड 2a है, इसके लिए परिमाप हो जाएगा 8a, और छोटे स्क्वायर का परिमाप यदि निकालना है तो a√2 साइड है, इसलिए परिमाप हो जाएगा 4√2a, काट दें तो √1 यानी 1/√2 जो होगा परिमाप होगा बड़े स्क्वायर के परिमाप का। इन्फिनिटी तक यदि निकालना है तो लगा देंगे 4a अपॉन 4a प्लस 4a अपॉन √2, 4a प्लस 4a अपॉन √2/2, ऐसे इन्फिनिटी तक। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 4a अपॉन 1 माइनस 1/√2, इसको हम सोल्व कर लेंगे। आएगा आगे क्वेश्चन, देखेंगे सीखेंगे। (92) देखो और बताओ। देखो दोस्तों, जैसे आपने स्क्वायर के लिए सीखा वैसे ही आपको सीखना चाहिए ट्राइंगल के लिए, कि कोई भी ट्राइंगल यदि मेरे पास हो, कोई भी ट्राइंगल यदि मेरे पास हो, उसका यदि एरिया, उसका एरिया यदि x है, कोई भी ट्राइंगल का यदि एरिया x है, ठीक है, तो साइडों के मिड पॉइंट को मिलाने पर, साइडों के मिड पॉइंट को मिलाने पर आपको पता है चारों एरिया बराबर होते हैं क्या। इसका मतलब साइडों के मिड पॉइंट को मिलाने पर जो नया स्क्वायर बनेगा, सॉरी नया ट्राइंगल बनेगा, उसका एरिया होगा x/4। तो याद रखना, यदि कोई ट्राइंगल है जिसका एरिया x है और उसके साइडों के मिड पॉइंट, साइडों के मिड पॉइंट को मिला दें, तो साइडों के मिड पॉइंट को यदि मिला दें तो चार ट्राइंगल हो जाएंगे, चारों का एरिया इक्वल होता है। ज्योमेट्री में पढ़ना है ये बात, पर अभी सीख लो, तो चारों का एरिया इक्वल होता है, इसलिए इसका x है तो नया जो मिड पॉइंट को मिलाने पर बना ट्राइंगल उसका एरिया x/4 होगा। अगले का फिर यदि और मिड पॉइंट पर मिलाने हैं तो और यदि हम निकालें तो x/16 होगा, ये तो एरिया की बात है। और यदि आप बात करते हो पैरामीटर की, परिमाप की यदि बात करते हो तो याद रखना, यदि बड़े स्क्वायर का परिमाप p है, बड़े ट्राइंगल का परिमाप p है, तो जैसे मिड पॉइंट्स को मिलाओगे तो ये साइड इसकी आधी होगी, ये जो साइड है क्या इसकी आधी होगी क्या, और ये जो साइड है क्या वो इसकी आधी होगी क्या, और ये जो साइड है क्या वो इसकी आधी होगी, तो तीनों साइड आधी आधी होगी, इसका मतलब परिमाप हो जाता है आधा। और मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो ट्राइंगल का परिमाप हो जाएगा आधा। याद रखना स्क्वायर में क्या था, ध्यान दो बोर्ड पर, स्क्वायर में जब साइडों के मिड पॉइंट को मिलाने पर जो स्क्वायर बनाया उसका एरिया 1 का क्या हुआ, आधा हुआ, एरिया हुआ आधा, और परिमाप क्या हुआ, तो परिमाप हुआ 1:1/√2, ठीक है, यानी √2 डिवाइड किया। जब हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल की तो एरिया हो रहा है 1/4 और परिमाप हो रहा है आधा। तो हमें क्या पूछा है, कह रहा है यदि राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 6 8 10, 6 8 10 का मतलब 1/2 गुणा 1/2 गुणा 8 गुणा 6, 8 6 48 का आधा, तो आंसर हो जाएगा 24। तो जो सबसे बड़ा आपका ट्राइंगल होगा उसका एरिया 24, अगले का एरिया 24 का कितना बोलो 1/4, अगले का एरिया जो है 24 उसका 1/4 का 1/4, और
ऐसे अनंत तक जाना है तो लगा देंगे एस इन्फिनिटी, लगा देंगे एस इन्फिनिटी। एस इन्फिनिटी जो होता है ए अपॉन वन माइनस आर, आर कितना है 1/4, तो कर देंगे 24/1 - 1 बटा 4, 3/4, 3 ऊपर आ जाएगा, तो 8 चौक 32, 32 आपका राइट आंसर। अंजलि ये जो प्रॉपर्टी मैंने बताई है वो ट्राइंगल के लिए बताई है। ट्राइंगल का मतलब हो गया कि कोई भी ट्राइंगल, चाहे वो इक्विलेटरल हो, चाहे आइसोसेलेस हो, चाहे आपका राइट एंगल हो, कोई भी ट्राइंगल हो, समकोण हो, कोई भी ट्राइंगल हो, ट्राइंगल होना चाहिए। कोई भी ट्राइंगल यदि हमारे पास है, साइडों के मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं, एरिया 1/4, 1/4, 1/4 गुना होगा, और परिमाप 1/2, 1/2, 1/2 गुना होगा। कोई भी ट्राइंगल हो, यदि मैंने कहा मनुष्य के दो कान होते हैं, इस कान में चाहे वो राम है तो भी दो कान है, सुनील है तो भी दो कान है, सरिता है तो भी दो कान है। तो अपने ट्राइंगल की बात की, इसलिए समकोण त्रिभुज हो, कोई सा भी त्रिभुज हो, सब जगह वो चीजें अप्लीकेबल होंगी। चलो फटाफट बताओ। ट्राइंगल के लिए सभी के लिए आपने प्रॉपर्टी सीख ली कि एरिया 1/4 होगा और परिमाप 1/2 होगा मिड पॉइंट थ्योरम से। चलो बताओ फटाफट बताओ, आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी फास्ट। देखो ध्यान दो, आपको मैंने अभी सिखाया, सबसे पहले परिमाप निकालो, कितना होगा 72। ठीक है, अगला जो होगा उसका परिमाप आधा होगा तो 72/2। अगला जो मिड पॉइंट से बनेगा उसका परिमाप और आधा होगा तो 72/4। और ये अनंत तक, तो एस इन्फिनिटी लगा दो 72/1 माइनस आर। आर किससे गुणा होता है 1/2 से, तो 1 - 1/2 1/2 होगा, तो 72 × 2, और 72 × 2 तो आंसर बन जाएगा 144। 144 आपका आंसर। 94 और 95। चलो दोनों क्वेश्चन का आंसर दो। सिखा चुका हूं, अभी सिखाया मैंने, अभी ही सिखाया कि स्क्वायर की साइडों को मिड पॉइंट को मिलाने पर, स्क्वायर की साइडों को मिड पॉइंट को मिलाने पर एरिया जो है, स्क्वायर की साइडों को मिड पॉइंट को मिलाने पर एरिया जो है वो आधा हो जाएगा, अगले का और आधा हो जाएगा, अगले का और आधा हो जाएगा, इन्फिनिटी तक ऐसा चलेगा। तो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। 1/2 से गुणा कर रहे हैं तो इसलिए बन जाएगा 1/2, यानी 2 पर गुणा कर लेंगे तो 2a², 2a²। और यदि बात करें परिमाप की, तो पहला परिमाप होगा उसका, अगला परिमाप √2 गुणा होगा, 1/√2 गुणा होगा, अगला परिमाप फिर √2 गुणा होगा, अगला परिमाप फिर √2 गुणा होगा, √2 से डिवाइड कर देंगे तो 2√2। हर बार 1/√2 गुणा होता जाएगा, तो इस तरीके से इन्फिनिटी तक निकाल लेंगे। ठीक है, तो ध्यान दो, अब ऐसे इन्फिनिटी लगाना है तो लगा देंगे a अपॉन 1 माइनस आर। ऐसे इन्फिनिटी लगाना है, लगा देंगे a अपॉन 1 माइनस आर, तो 1/√2। √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो बन जाएगा 4a, ऊपर √2, नीचे √2 से गुणा करोगे तो √2 - 1। √2 - 1 ऊपर ले जाओ तो √2 + 1 बन जाएगा 4a √2 + 1। और √2 को अंदर गुणा कर दे तो बन जाएगा 4a × 2 + √2, 4a + 2 + √2, तो इसको 4 कर लो।
हाँ जी, कोई प्रॉब्लम किसी को? भाई मेरे एक बात याद कर लो, ट्राइंगल यदि है, साइडों के मिड पॉइंट को मिलाओगे, एरिया होगा आधा, यानी आधा, और परिमाप होगा 1/√2 गुणा। ट्राइंगल की यदि बात करें, साइडों के मिड पॉइंट को मिलाओगे, एरिया होगा 1/4 और परिमाप होगा आधा। तो हमें ट्राइंगल की स्क्वायर की बात करनी है, तो हर बार आधा आधा होगा, इसलिए 1 - 1/2 करेंगे तो 2a²। और परिमाप की बात करनी है तो 4a/√2, 4a/√2 इस तरीके से इन्फिनिट तक। तो ए हो गया आपका ये, तो a/1 - r है √2 से गुणा, ऊपर भी √2 नीचे भी √2 से गुणा कर दो, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। आदिति 24 जब साइड है, बोर्ड पर ध्यान दो, तो 24 यदि साइड है और ये ट्राइंगल है, तो 24 24 24 परिमाप की बात करोगे तो तीनों भुजाओं का सम की बात करोगे क्या, इसलिए 72 आया है। सीडीएस के क्वेश्चन ऐड है रोमियो। देखो 96 और 97। बताओ फटाफट। 96 और 97 दोनों क्वेश्चन बताओ, अभी करवा भी चुका हूं, कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, उसी पर बेस्ड है। नीरज मीणा 147 है यदि प्री में, तो आपका 100% चांस है मेंस में सिलेक्शन होने का, ये आपके हाथ में है। बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा आपको स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट जो मैं आपको बता रहा हूँ 31 प्रैक्टिस सेट वाला, ये सारी चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी। ज्योति थोड़ा सा कई बार ध्यान दे लेना चाहिए, कई बार कम भी दिखाई में भी काम चलाना चाहिए, हमेशा सारा दिखाई दे अच्छा नहीं है, ठीक है। चलो देखो ध्यान दो, मैंने ट्राइंगल में आपको सिखाया, जब भी ट्राइंगल में कोई भी ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल में साइडों के मिड पॉइंट को मिलाने पर एरिया 1/4 होगा। इसका मतलब पहले ट्राइंगल का एरिया यदि ट्राइंगल है तो अगले ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया बटा 4 होगा, अगले ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया बटा 16 होगा, और ऐसा अनंत तक होगा। तो एस इन्फिनिटी लगा देंगे, ट्राइंगल का एरिया अपॉन 1 - r, 1 - r कितना 1/4, तो 1 - 1/4 3/4 का उल्टा कर दो, तो 4/3 इंटू ट्राइंगल का एरिया, और 4/3 इंटू ट्राइंगल का एरिया, ऑप्शन हो जाएगा बी। यदि बात करते हैं परिमाप की, तो मैंने कहा परिमाप जब भी ट्राइंगल की साइडों के मिड पॉइंट को मिलाओगे, परिमाप होगा आधा। इसका मतलब पहले परिमाप p था, तो जो नया साइडों के मिड पॉइंट को मिलाया उसके कारण परिमाप p/2 होगा, अगले का p/4 होगा, हर बार आधा 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 होता जाएगा। तो एस इन्फिनिटी तक यदि हमारे पास है तो लगा देंगे a/1 - r है 1/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो बन जाएगा 2 इंटू परिमाप और 2 इंटू पैरामीटर, आपका ऑप्शन है सी। चलो आप समझ पा रहे हैं, बातों को कर पा रहे हैं, ये मेरे लिए खुशी की बात है। तो चलो एक बार और सर्किल के क्वेश्चन और कर लेते हैं कि सर्किल में यदि ऐसा हो तो क्या करेंगे। एक बार और यदि कम दिखाई दे तो काम चला लेना मेरे दोस्तों, थोड़ा सा कम दिखाई दे तो भी काम अब की बार चला लेना, आगे से जो है हम हर क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन को लेंगे। चलो एक एक ही ले लेते हैं। 98 बताओ, फटाफट आंसर दो। कोई लाइन कट नहीं हो रही, सारी लाइन सामने है अब। किशोर प्रैक्टिस सेट में 2015 से आज तक के सारे पेपर्स हैं, प्लस साथ में 15 प्रैक्टिस सेट भी है, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, जो लास्ट ईयर एसएससी मेंस के टाइम लिए गए थे, उनको अपडेट करके लगाया गया है।
रोहन राणा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, बेसिक्स की प्रॉब्लम है उनको ध्यान दो। देखो ध्यान दो बोर्ड पर, यदि किसी सर्किल की यदि हम बात कर रहे हैं, ध्यान दो बोर्ड पर, यही समझ लो, या फिर देखो ध्यान दो, यहां यदि हम बात करें, ये सर्किल की रेडियस, ये सर्किल की रेडियस यदि 2 है, ठीक है, तो इस सर्किल की जो रेडियस है वो ध्यान देना बोर्ड पर, ये सर्किल की रेडियस 2 है, यहाँ यदि सेंटर है तो इस सर्किल की रेडियस कितनी होगी 1, इसका मतलब रेडियस आधी हो गई, सर्किल की रेडियस आधी हो गई। जब भी इस सर्किल के अंदर अर्धवृत्त में फिर सर्किल बनाएंगे तो रेडियस जो है वो आधी हो जाएगी, और रेडियस यदि आधी होती है तो पैरामीटर जो है वो भी आधा होगा, और एरिया की यदि बात करते हो, सर्कमफ्रेंस या पैरामीटर आधा होगा, एरिया की बात करते हो तो 1/4 गुना। क्या याद करना है, किसी भी सर्किल की रेडियस यदि आधी होती है तो एरिया 1/4 और सर्कमफ्रेंस आधी होगी, क्योंकि आर का एक ही रोल है सर्कमफ्रेंस में, इसलिए आधी होगी, और एरिया में बात करेंगे तो 1/4 गुना। याद कर लेना इसको। तो हम क्या करेंगे, पहले सर्किल का एरिया ये था O, तो नए सर्किल का एरिया क्या होगा 1/4 होगा, नए सर्किल का एरिया क्या होगा सर्किल का, फिर 1/16 होगा, और ऐसा अनंत तक होगा। लगा दो S इंफिनिटी, S इंफिनिटी होता है A है O अपॉन 1 माइनस R, तो 1/8 है, तो 1/4 को यदि सोल्व करते हैं तो बन जाएगा 4/3। ठीक है, बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 99। क्वेश्चन नंबर 99 फटाफट बता दो, आंसर आ जाएगा सब स्टूडेंट्स का, मुझे पता है। एरिया का डबल कर देंगे, क्यों, क्योंकि सर्कमफ्रेंस क्या होगी, यदि मैन सर्किल की सर्कमफ्रेंस C है तो आधे वाले की आधी, फिर आधे वाले की आधी और, तो लगा देंगे C अपॉन 1 माइनस R, R तो 2 ऊपर आ जाएगा, 2 इंटू सर्किल का, ये परिधि होगा भैया, परिधि करना, क्षेत्रफल नहीं। सब परिधि है, यदि परिधि की बात कर रहे हो तो परिधि आएगी। क्वेश्चन नंबर 100, कोई भी स्टूडेंट यदि टेक्निकली थोड़ा सा साउंड है, यानी कुछ चीजें आती हैं उसको, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये थोड़े बहुत काम करने आते हैं, कंप्यूटर के बारे में भी थोड़ा बहुत जानता है, और मैथ्स अच्छी है, और पार्ट टाइम यदि जॉब करना चाहे तो मेरे से मदर्स ऑफिस आके गोपालपुरा पे मिल सकता है। ठीक है, जो मदर्स के लाइब्रेरी वाले नंबर है ना, जहाँ बुक सेंटर वाले उन नंबर पे कॉल कर लेना, या जो कॉल सेंटर नंबर है उस पर कॉल कर लेना। यदि आप कंप्यूटर भी ठीक ठाक आता है आपको, कि एक्सेल, पावर पॉइंट या फिर इंटरनेट के बारे में जानकारी ठीक ठाक हो, प्लस साथ में मैथ्स भी ठीक हो आपकी, क्योंकि मैथ्स का काम तो इंपॉर्टेंट है, वो तो मैं साथ करवाऊंगा। तो यदि आप लोग, कोई भी आप या आपका कोई दोस्त पार्ट टाइम काम करना चाहे तो एक बार मिल सकता है ऑफिस आके। आशीष 31 प्रैक्टिस सेट वाली जो बुक है वो अमेजन पे मिलेगी या फ्लिपकार्ट पे मिलेगी। क्या कह रहा है, एक आदमी प्रथम सप्ताह में 60 रुपए प्राप्त करता है, प्रत्येक सप्ताह में 3 रुपए बढ़ जाते हैं उसके, तो 20वें सप्ताह तक कुल कितने रुपए अर्न करेगा। क्या हर बार 3 बढ़ रहा है प्लस में, लगा दो तो एपी का सम SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। N/2 2A प्लस N-1, तो 20 माइनस 1 19 इंटू डी, डिफरेंस कितना चल रहा है 3, 19 57 यदि जोड़ते हैं तो 177 बनेगा, और 10 से गुणा करते हैं तो 1770। चलो तो यहां तक करते हैं आज की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो। और परीक्षा आगे शिफ्ट हुई है, आपकी जिंदगी नहीं, इसलिए प्रैक्टिस करते रहना साथ साथ। कहीं परीक्षा शिफ्ट हुई आपने पढ़ना छोड़ दिया, ऐसा नहीं कर देना, वरना पड़ोस में जो बैठ के आपके जो तैयारी कर रहा है इसी बैच में, और उसने यदि रेगुलर स्टडी की तो वो आपसे आगे निकल जाएगा, और एक बार यदि कोई आगे आपसे चला गया है तो उसको पकड़ना फिर मुश्किल है। तो लगे रहो, तैयारी करो, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।